नमस्कार साथियों, मैं आनंद निम्बाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, मैं आनंद निम्बाड़िया फिर आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चैनल के माध्यम से जो ये सीरीज देख रहे हैं, महातीर्थ का अंतिम यात्री श्री विमल दे द्वारा लिखित पुस्तिका का आनंद उठा रहे हैं और मानसिक रूप से मेरे साथ भी आप कैलाश मानसरोवर की दुर्गम यात्रा कर रहे हैं, पैदल, वो भी कहां से? लहासा से। सोचिए 1952-53 में वो रास्ता कैसा था। सीमित संसाधन थे, गाड़ियां नहीं थी, घोड़े खच्चर थे, सड़कें भी अच्छी नहीं थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। चलिए, तो 23वें अध्याय में बताया था कि कैसे वो गांव में रुके, किस प्रकार से पूजा अर्चना की और उनको बताया गया नियांग नदी को पार करने के बाद आप सिगास्ते पहुंचेंगे। तो आगे की कड़ी, आज की कड़ी है सिगास्ते। गैंगटोक लहासा मार्ग पर हमें हर रात कोई ना कोई गांव मिल जाता था। अधिकांश गांव में गुम्पा थे जहां तीर्थ यात्री रुकते थे, किंतु चुशूल से सिगास्ते या सिगास्ते की यात्रा तक बड़ी तकलीफ दे था। राह में आबादी नहीं के बराबर थी। दिगंबो गांव से निकलने के बाद पिछले 5 दिनों में मुझे केवल 6 निर्धन किसानों के घर मिले। निर्धन होने पर भी उनका आतिथ्य, परायणता और सेवा भाव अतुलनीय था। उन सरल व विश्वासी लोगों को किसी भी साधना के द्वारा उच्च मार्ग पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। बिना किसी परिचय के, मतलब असली बात तिब्बतियों की, उनको लगेगा कि किसी को मदद चाहिए, वो आपसे पूछेंगे नहीं, आपकी मदद कर देंगे। हमारे यहाँ पहले कौन हो, कहाँ से आए हुए, क्या करना है, क्या दोनों ही बातें हैं। आपने ऐसे बैठे ले, आपका घर लूट कर चले जाएंगे, मार के चले जाएंगे, दोनों ही बातें हैं। लहासा से सिगास्ते की दूरी 130 मील थी दोस्तों, किलोमीटर नहीं। तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, तो उतना कर लीजिएगा, 130 मील थी। सीधी सड़क से आने पर 10-11 दिन लगते थे, किंतु मैं सड़क से न जाकर सांपो के किनारे किनारे जा रहा था। मैं का मतलब है यहाँ श्री विमल। किंतु मैं सड़क से न जाकर सांपो के किनारे किनारे जा रहा था। सिपाही व चौकियों के झमेले से बचने के लिए यही एक सहज उपाय था। यह यात्रा कष्टप्रद भी थी। पूरी यात्रा में उबड़ खाबड़ पत्थरों से तय ही करनी पड़ रही थी। नियांग नदी के तट पर पहुंचते ही मुझे 13 दिन लग गए। सांपो की घाटी के चलते हुए 13वें दिन बाईं ओर जो हिमालय की दीवार थी वो एक ओझल हो गई। वहां से एक समतल मैदान प्रकट हो गया। इसका मतलब है कि हिमालय ऐसे चल रहा था तो ऐसे हो गया, यानी कि वो नेपाल वाला जो मुझे लग रहा है रास्ता शुरू हो गया, नेपाल।
क्योंकि वहां पे हिमालय थोड़ा अंदर की तरफ चला जाता है और वो घाटी वाइड हो गई इस प्रकार से। सांपो के तट पर चलते हुए मैंने गांव पार किया। आगे नियांग व सांपो का संगम था। नियांग नदी की ओर मुड़कर मैं एक चाय की दुकान पर पहुंचा। बिना आवश्यकता के तिब्बती औरों का परिचय नहीं पूछते, इसलिए मैं निश्चिंत था। बाहर की बेंच पर दो लोग बैठे थे। मुझे देखकर वे उठे और अपनी कमीज से बेंच पोंछ दिया। मैंने वहां बैठकर चाय बनाने को कहा। दुकान के सामने एक लड़की चोंगे में तिब्बती कायदे से मक्खन घोल रही थी। चाय बनाने का यही तरीका था तिब्बत का। उन लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि वहां पर दो फेरी घाट है। नियांग नदी पार करने के लिए फेरी घाट पास ही है, किंतु इस पार नाव नहीं रहती। जोर से आवाज देकर नदी के उस पार माझी को बुलाना पड़ता है, तब वे नाव लेकर आता है। दिन में एक या दो बार नाव खेता है। सवारी एक ही होती है तो आता भी नहीं है। ब्रह्मपुत्र पार करने के लिए फेरी घाट शिगास्ते में है। चाय पीने के बाद मैं तट पर पहुंचा। वहां कोई फेरी घाट नजर नहीं आया। उस पार दूर दूर तक नहीं देखा, ना कोई नाव मिली। नदी बहुत चौड़ी नहीं थी। संगम के पास होने के कारण तट पर रेत जमा थे। समादा में हमें यही रेत नदी मिली थी। समादा के पास कहीं नियांग का उद्गम है। वहां से ग्यास्ते तक हम इसी नदी के किनारे किनारे गए थे। मैं भारत में होता तो तैरकर पार कर लेता, किंतु तिब्बत के रोड ठंडी नदी, पैर डालते लगो पैर काट नहीं मिलेगी, आपको रात को ही रुकना पड़ेगा। तो विमल जी वहीं बैठ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक चवन्नी निकाल के बच्चे को दी। उस चवन्नी का बड़ा प्रभाव पड़ा। भारतीय पैसा चवन्नी को तिब्बत में बड़ा पवित्र मानते थे। उसको बीच में छेद करके गले में लटकाते थे, तंत्र विद्या के हिसाब से भी। उस चवन्नी को लेकर बच्चा अंदर गया और भाई बहन थे, उसकी बहन भी अंदर थी, तो उनको अंदर बुला लिया कि आप रात को ही रुक जाओ। तो उन भाई बहन ने उनका वहीं पे रहने का इंतजाम कर दिया। रात को वहीं रुके। उन दोनों भाई बहन ने अपने लिए खिचड़ी बनाई थी। अब ये भी आ गए, तो उस बच्ची ने अपने हिस्से की पूरी खिचड़ी जो है विमल देव को दी। पर विमल दी तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। बोला नहीं, आपने तो बची नहीं, नहीं आप खाओ। तो अंत में ये निर्णय हुआ तीनों में कि उसके 3 हिस्से करके इन्होंने खाई और खा के सो गए। सुबह उठ के जो है नदी के किनारे गए, तो वहां पे आप नदी में जो नाव थी वो नाव गमले के जैसी होती ना, इस प्रकार से ऐसे करके नाव, तो ये नाव थी मतलब। तो उस नाव में जाके बैठे और इनको इन्होंने नदी पार की। शिगास्ते तिब्बत का दूसरा बड़ा शहर था। पहला लासा, दूसरा शिगास्ते, तीसरा ग्यास्ते और चौथा इयाटुंग। तिब्बत के 4 प्रमुख नगर हैं। नियांग तथा सांपो के संगम पर बसे इस शहर का महत्व पांचेन लामा के कारण बढ़ गया। पांचेन लामा प्रदेश के शासक थे। सा प्रदेश के 3 बड़े शहर शिगास्ते, ग्यास्ते तथा फारी उनके अधीन थे। स्थानीय लोग उन्हें ताशी लामा या पांचेन रिम्पोचे कहते हैं। शिगास्ते भी लासा की तरह महापुण्य स्थल माना जाता था। शहर को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा एक किला का, जिसे कई साल पहले चीनी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। ताशी लामा की सुरक्षा व कानून व्यवस्था की देख रेख के नाम पर अब चीनी फौज करती है। उस किले को उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया। वैसे भी ताशी लामा चीनी पंथी थे और उन्हें वहां बैठने का श्रेय भी चीनियों को जाता है। किले के नीचे शहर का मुख्य वाणिज्य केंद्र व बाजार था। शहर से लगभग 12 मील की दूरी पर दलाई लामा की तरह ताशी लामा का ग्रीष्मवास था। पोताला की तरह शिगास्ते के निकट ताशी लुम्पा था, ताशी लामा का मूल निवास। उनके ग्रीष्म का नाम कुन कियालिम था। शिगास्ते का वर्णन करते हुए साधु बाबा ने मुझे ये जानकारियां दी थी। नियांग नदी की कछार के ऊपर उठने से सामने फैले हुए सुंदर शहर का दृश्य बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जब ये शहर के अंदर घूम रहे थे तो एक होटल, हिंदी में होटल शब्द लिखा हुआ था। एकदम चौंक गए, अरे होटल, वो भी हिंदी में। मन ही मन इतने खुश हुए, अरे वाह, हिंदी पहली बार पढ़ने को मिली है।
एक साइन बोर्ड को देखकर चौंक गए। उस पर हिंदी तथा अंग्रेजी में होटल हिंदी की लिखावट देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। यह सोचना भी अच्छा लगा कि कोई हिंदी भाषी अवश्य होगा, उसी से आगे बढ़कर यात्रा के विषय में जानकारी मिल जाएगी। होटल लिखे उस सफेद इमारत के सामने के भाग का किराना की दुकान थी। वहां हिंदी समझने वाला कोई न मिला तो मैं मकान के अंदर गया। वहां एक बूढ़े व्यक्ति से मिले जो विस्मय से मुझे घूर रहे थे। मुझे मतलब विमल जी। मैंने उनसे पूछा, बाहर हिंदी में लिखा है बोर्ड देखा, क्या आपको हिंदी आती है? मेरा प्रश्न ध्यान सुनकर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपनी मूंछों पर उंगली फेरते हुए कुछ कहने लगे और सोचने भी लगे। उसके बाद वो अपना आसन छोड़े और मुझे हाथ से इशारा कर कर बोला, चलिए आप मेरे साथ चलो। मुझे बाहर रोककर मकान में गए और थोड़ी देर बाद एक और वृद्ध को लेके आए। उस वृद्ध ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या आप गैंगटॉक से आए हो? उस वृद्ध का सौम्य प्रशांत चेहरा देखकर मैं श्रद्धा से झुक गया। उनसे हिंदी में बात सुनकर चकित हुआ, आनंदित भी हुआ। उत्तर में मैंने कहा हाँ, तो वो चौंक कर बोले, किंतु तुम गैंगटॉक से यहाँ तक पहुंचे कैसे? मैंने तो सुना है कि आजकल यातायात बिल्कुल ठप है। ऐसे में वृद्ध से झूठ नहीं बोला जा सकता, सो मैंने संक्षेप में बता दिया कि मैं ग्यास्ते से क्यों और कैसे पहुंचा हूं। मैंने यह भी कहा कि मैं कैलाश जाना चाहता हूं और मानसरोवर में डुबकी लगाना चाहता हूं। मुझे आगे के रास्ते की कुछ जानकारियां दें तो मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मेरी बातें सुनकर उन बुजुर्ग के माथों में बल पड़ गए। दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, हो। इसके बाद जो सज्जन मुझे वहां ले गए थे उन्हें वापस भेजकर वे मुझसे भीतर कमरे में ले गए। इमारत के दीवार पर सीमेंट का प्लास्टर था। टेक के खंबे पेड़ के तने थे। मुझे संदेह नहीं था कि यह संभ्रांत परिवार था। मुझे एक भारी गद्दी पर बैठाकर उन्होंने किसी को पुकारा। कमरे से एक महिला आई। मुझे देखकर उन्होंने सम्मान दिखाने के लिए सिर झुकाया। वृद्ध ने उनसे कुछ खाने को कहा, चली गई। वृद्ध मेरे सामने पैर मोड़कर बैठ गए। फिर मुझसे बातचीत करते हुए कहा कि मुझे एक उन्होंने मीठी सी झिड़की भी दी कि तुमने अपना दल छोड़कर अच्छा नहीं किया, किंतु जब तुम यहां तक आए गए हो तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा, तुम कैलाश जाओगे, यह एक नेक इरादा है। भगवान बोधिसत्व तुम्हारी रक्षा करेंगे, किंतु तुम अभी बच्चे हो। कैलाश यहाँ से बहुत दूर है और रास्ता भी अत्यंत दुर्गम। मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। यदि तुम में इतना मनोबल है तो तुम अवश्य पहुंच जाओ। कहना जहां चाहा वहां रहा। महिला लकड़ी की ट्रे में चाय व नमकीन देकर गई। चाय पीते हुए और भी बातें होने लगी। मैंने बीच में उन्हें नानाजी बना लिया। नानाजी ने कैलाश यात्रा के लिए मुझे कुछ अत्यंत आवश्यक जानकारी दी। भूल जाने के डर से मैंने उनसे दोबारा कहने का अनुरोध किया। वे हंसकर कहते रहे, मानसरोवर कहने से कोई नहीं बता पाएगा। भारत के तीर्थ यात्री मानसरोवर कहते हैं, किंतु यहाँ प्रचलित नहीं है। हम उस सरोवर को माफात्सो कहते हैं। कुछ लोग माफात्सो भी कहते हैं। सो का मतलब होता है सरोवर। माफाम सो के बगल में ही लंका सो है, जिसे भारतीय साधु रक्षताल या राक्षस ताल कहते हैं। ये दोनों सरोवर आसपास तिब्बती कैलाश को बड़ा तीर्थ मानते हैं, किंतु कैलाश का गुम्पा तिब्बतियों का तीर्थ स्थल है। राह में लोगों से दिरापुक गुम्पा का नाम लेना, वो तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। उन्होंने तिब्बती भाषा में नाम साफ साफ एक कागज पर लिखकर मुझे थमा दिए। मैं तत्काल नाम रटने लगा। क्या भरोसा चिरकुट और कापियां कहीं खो जाए तो। मैं ईस्ट नाम की तरह माफासो, लंकासो, दीराफुक गुम्पा कंठस्थ करने लगा। सही पद निर्देशन पाकर मेरी इच्छा हुई तत्काल प्रस्थान करने की, किंतु नाना जी ने मुझे इस साथ मध्याह्न भोजन करने के लिए कहा। बहुत दिनों बाद भात सब्जी मांस मिला भरपेट खाने को। नाना जी यह लो की रट लगाते रहे और भोजन के साथ साथ खा पीकर मैंने विदा मांगी तो उछल पड़े। मेरी बाह पकड़कर बोले, पागल हो जाओगे, अभी कहाँ जाओगे, बैठो आराम करो, आज यही विश्राम करो, जल्दी क्या है। इनके भी स्नेहिल सुझाव की अपेक्षा नहीं करता, मैं इतना भ्रष्ट नहीं था। नाना जी से मुझे बाद में मालूम चला कि वह बंगला उन्हीं का था। जिस महिला ने चाय और भोजन दिया वह उनकी रसोईया थी।
नाना जी के परिवार के लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हैं। नाना जी ने बताया उन्होंने दार्जिलिंग में शिक्षा पाई थी, कर्सियंग, कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी में बहुत समय तक रहे। उन्होंने अब भी बंगला के कुछ शब्द याद थे। पुरानी बात करते हुए अपने दंतहीन जबड़ों से हंस पड़े। कभी कभी अतीत में खो जाते थे। उनकी स्मरण शक्ति को देखकर मैं चकित हो गया। इतने वर्षों के बाद भी अच्छे हिंदी बोल लेते हैं। बाद में मालूम हुआ कि सड़क के किनारे का होटल भी उन्हीं का है। जब भारत से संपर्क अच्छा था तो होटल का स्वर्ण युग था। भारत से संबंध विच्छित होते ही होटल बंद सा हो गया। देखिए सन 53 की त्रासदी कितनी है, मैं कहना चाह रहा हूं। इस प्रकार से सिगास्ते में भी इनको एक रास्ता मिला। देखिए ईश्वर ने रास्ता देता चला, हिंदी बोलने वाले भी, नक्शा समझाने वाले भी। और ये बताए कि आप उनको तिब्बती में पूछोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। हिंदी में कोई नहीं समझ पाएगा कि भाई मानसरोवर रक्सताल क्या है या कैलाश किधर है। तो तिब्बती नाम बताए, रटाए, उन्होंने लिखा भी। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके आप अपने कमेंट जरूर डालें, सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर दिया तो ऑल बटन की घंटी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। हाँ, आपके कोई मित्र या दोस्त या रिश्तेदार अध्यात्म के रास्ते पे जाना चाहते हैं तो उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने हेतु प्रेरित करें, क्योंकि मेरे चैनल में इस बार आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहुत बारीक बारीक जानकारियां मिलेंगी जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।